जय श्रीमन्नारायण। हरिहर ज्योतिर्विज्ञान द्वारा संचालित 30 दिवसीय कुंडली विश्लेषण कक्षा समाप्त हो चुकी है कल ही। फिर भी मैं आज आप लोगों के पास उपस्थित हूँ। छात्रों ने कहा कि उदाहरण कुंडली एक दो और हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा सुगमता होगी, अधिक सुगमता होगी। तो छात्रों के ज्ञानवर्धन हेतु आज पुनः एक कक्षा, अंतिम कक्षा को ही फिर से एक बार ले रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिकल कुंडली के माध्यम से हम अभ्यास करेंगे। कल ग्रंथ में जो कुंडली थी उसका अभ्यास किया था, आज छात्रों ने ही ये कुंडली बनाई है, इसके माध्यम से फल चिंतन कुछ करके मार्गदर्शन करेंगे। तो चलिए कक्षा को शुरू करते हैं। क्या प्रश्न है इसमें? गुरुजी, मतलब जैसे आजीविका इत्यादि से प्रश्न है, यानी नौकरी इत्यादि। हाँ, मतलब कुछ समय पहले थी और वर्तमान में मतलब भटक रहे हैं। जहाँ जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि पहले तो बुला लेते हैं, फिर बोलते हैं अब जरूरत नहीं है, इत्यादि विषय है। तो और भी कुछ क्यों इस प्रकार की दिक्कतें आ रही है? हाँ, सबसे पहले हम लोग शुरुआत वहीं से करेंगे। कौन सा, किस तिथि में जन्म है इनका? अष्टमी तिथि में जन्म है। हाँ तिथियों में अष्टमी को अच्छा नहीं मानते हैं, जी, वो मध्य की स्थिति है। क्या करती है? जीवन को मझधार में लटकाए रखती है। उस तिथि का गुण है अष्टमी तिथि का। अष्टमी तिथि की कई सारी विशेषताएं भी हैं। अष्टमी तिथि को कोई दवा प्रारंभ किया जाए तो चूंकि वो समावस्था है, इसलिए कोई भी औषधि अपना अच्छा प्रभाव चित्त पर दे पाती है, मन पर उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ जाता है, जैसा चाहिए वैसा। अन्य दिनों पर मन की स्थिति अलग रहती है। अष्टमी तिथि के दिन मन की स्थिति समावस्था में होती है, इसलिए अष्टमी तिथि को यदि किसी औषधि का सेवन प्रारंभ किया जाए तो नहीं सूट करने वाली औषधि भी अक्सर सूट कर जाती है, लाभ देने लग जाती है। ये अष्टमी की कुछ विशेषताएं भी हैं। तो अष्टमी तिथि को ऐसे ज्योतिष के दृष्टिकोण से, मानव जीवन के दृष्टिकोण से देखें, मनुष्य के जीवन के दृष्टिकोण से कई सारी तिथियां अच्छी नहीं मानते। इस पर चर्चा हम लोग कर ही चुके हैं। उसमें अमावस्या भी है, उसमें पूर्णिमा भी है, उसमें रिक्ता तिथियां भी हैं, और उन तिथियों में अष्टमी भी है। तो अष्टमी तिथि को भी बहुत अनुकूल नहीं मानते हैं। तो पहले तो यहीं पर कुछ दिक्कतें हो गई। फिर चित्रा नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र वाले अपने जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं। वैवाहिक जीवन को भी लेकर के बहुत ज्यादा संघर्ष उनको करना पड़ता है, बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। खास करके चित्रा यदि उधर चला जाए तीसरे चौथे चरण में, चौथे चरण में है गुरुजी। है ना? जी चलो। तो तीसरे चौथे चरण में चित्रा में यदि जन्म हो जाए तब तो और भी ज्यादा परेशानियां होती हैं उस व्यक्ति को जीवन में। आजीविका को लेकर परेशानी होती है, विवाह को लेकर के परेशानी होती है, मतलब जीवन अधर में लटका सा रहता है। एक सहयोग उसको तिथि से मिल गया, दूसरा सहयोग उसको नक्षत्र से मिल गया। उसके बाद करण है भद्रा। भद्रा करण में होलिका दहन नहीं करना चाहिए, भद्रा करण में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए, और भद्रा करण में जन्म भी नहीं लेना चाहिए। अब जन्म लेना अपने बस में नहीं है, ले लिए तो ले लिए। भद्रा करण भी जीवन में बहुत बड़ी रुकावट लेकर के आता है। विशेष करके करण का काम क्या है? सहायता करना। तो जिस चीज से आपको लाभ होना होगा उन सब चीजों को रोक देगा, आपकी सहायता नहीं करेगा। जिस भी चीज से आपको लाभ होना होगा उस चीज में व्यवधान डाल देगा। ये भद्राकरण का काम है। तो भद्राकरण के कारण जीवन में अनावश्यक व्यवधान आएंगे, और ये अष्टमी और चित्रा ये सब तो खूब पर्याप्त मात्रा में संघर्ष बढ़ा रहे हैं। और ऋतु भी वर्षा है। वर्षा ऋतु होने के कारण भी जीवन में उतार चढ़ाव पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। और योग एक अच्छी बात है कि एक कम से कम साध्य योग है। साध्य योग मतलब है कि भाई आपको प्रयास बार बार करना पड़ेगा, लेकिन आगे चल के कभी न कभी काम सिद्ध होंगे। सिद्ध नहीं होंगे ऐसा नहीं है। तो पंचांग की बात हम लोगों ने कर ली। इसी प्रकार से हम अन्य चीजों पर भी आएंगे, है ना? भावों को देख लेंगे, राशियों को देख लेंगे, कौन कहाँ चलित हुआ है उसको देख लेंगे। तो लग्न है 24 डिग्री। अब 24 में हम 10 घटाए तो 14 हुआ, और 14 में से 5 घटाए तो 9 हुआ। 9 डिग्री से कम जो होगा, और 9-10 में वो सब संधि में होंगे। सूर्य चला गया संधि में, देख लीजिए 10 डिग्री में आ गया। चंद्रमा जो है घसक करके भाग्य स्थान में आ गया है इधर, है ना? इसके बाद ये तो चंद्रमा में भी कुछ दिक्कत हो गई। फिर ये सब तो ठीक है। ये बुध चला गया संधि में, बुध चला गया संधि में, गुरु चला गया संधि में, भाव संधि में, ये चला गया इसमें, ये शुक्र भी चला गया संधि में। अब ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसे चलेगा? जो मुख्य काम करने वाले ग्रह हैं, आत्मबल देने वाला सूर्य भाव संधि में चला गया।
कहाँ से इस व्यक्ति को कॉन्फिडेंस आएगा? ऐन मौके पर कुछ पूछा जाए तो याद की हुई चीज भूल जाएगी, याद ही नहीं आएगा। इंटरव्यू देकर निकलेगा तब याद आएगा, अरे वहां पर तो मुझे ऐसा उत्तर देना था। ये लफड़ा इनके साथ होगा, पूछ लीजिए, ऐसा ही होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी तुला में। देख लीजिए, ये चंद्रमा खिसक करके इधर आ गया है, फैसले बार बार बदलने पड़ेंगे, सही निर्णय तक व्यक्ति एक बार में नहीं पहुंच पाएगा, घुमा फिरा करके पहुंचेगा। इस प्रकार से चीजें होंगी। अच्छा, ये उधर लग्न कुंडली और उसके नीचे भाव, ये लग्न कुंडली है, हाँ ठीक है। चंद्रमा इधर आ गया खिसक करके पिछले भाव में, हाँ नीचे वाले कुंडली में इसमें लिखा है, पिछले भाव में चला गया, उधर चला गया। ये नवांश कुंडली भाव चलित इधर है, इसके नीचे। हाँ हाँ ठीक है, इधर दिख रहा है, आप अपने लिखे हैं, मैं इधर ही समझ लेता हूँ जो भी इधर स्पष्ट से। ठीक है, तो चंद्रमा खिसक करके आ गया तीसरे भाव में। तो ये तीसरे भाव में गया तो कुछ फायदा ही हुआ उससे, क्योंकि पराक्रम जो है, जिजीविषा जो है खत्म नहीं होगी। मतलब ऐसा व्यक्ति प्रयास करता रहेगा, 1000 बार असफल होगा फिर भी प्रयास करेगा, पूरे तरीके से कभी डिमोरलाइज नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को नष्ट करना मुश्किल हो जाता है, लगा रहेगा कुछ न कुछ 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह टेंशन में रहा, फिर से शुरू करेगी अपनी लड़ाई, चलो फिर से देखते हैं। तो ये चंद्रमा इधर आके कुछ फायदा ही दे रहा है, पर फिर भी भाव चलित का फल तो कुछ न कुछ मिलना ही है। चलित हो गया तो एक बार में सही निर्णय पर पहुंचने में चंद्रमा के भाव चलित के कारण समस्या होगी। फिर अब देखिए, बुध संधि में चला गया, राशि संधि में, शुक्र चला गया राशि संधि में, गुरु चला गया। यही तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं जीवन में, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले बुध गुरु शुक्र शुभ ग्रह, सबके सब चले गए संधि में। कोई राशि संधि में जा रहा है, कोई भाव संधि में जा रहा है। बताइए ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसे अच्छा होगा, ऐसे व्यक्ति का जीवन कैसे स्मूथली कैसे चलेगा? वो तो अधर पे ही लटका रहेगा। अधर पे लटकाने वाले ये लोग भी बैठे हैं, अधर पे लटकाने वाला ये भी बैठा है, ऊपर से सूर्य भी राजा जो है वो भी अधर पर लटका हुआ है। जो लग्नेश है वो भी खिसक गया पीछे, लग्नेश भी पीछे खिसक गया। पीछे पराक्रम भाव में आया तो उससे बहुत फायदा नहीं हुआ, थोड़ा ही फायदा हुआ। यहाँ पर आया तो उससे थोड़ा ही फायदा हुआ कि पराक्रम करने का, मेहनत करने का जज्बा थोड़ा बहुत बरकरार रहेगा। ज्यादा तब बरकरार रहता है ना जब वो तीसरे भाव के मध्य में होता है, 24 डिग्री के आसपास होता है। उतना कहां से मिलेगा, वहां तो मिलेगा नहीं, वो बहुत नाम मात्र का मिलेगा। इस प्रकार की स्थितियां हैं। इसी से अब एक बार में ही आप देखिए कि सारा मामला रख करके सामने आ गया, क्लियर हो गया है भाई क्या चक्कर है, कैसा क्या है, सब कुछ स्पष्ट रूप से कि जीवन कैसा क्या रहने वाला है। फिर देख लीजिए, गोल युग शूल केदार पाश, पाश योग बन रहा है। पाश का अर्थ होता है बंधन, अशुभ योग में आता है। ऐसा व्यक्ति कुछ ना कुछ बंधनों में पड़ा रहेगा, सामाजिक बंधन हो, पारिवारिक बंधन हो, केस मुकदमा हो, न्यायालय का चक्कर हो, कुछ जगह जमीन का भी विवाद कुछ हो सकता है। द्वितीय संधि में चला गया, द्वितीय संधि में चला गया, और शनि तो विचलित नहीं हुआ है, द्वितीय के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो अपने कुछ पैतृक संपत्ति के अथवा जो जगह जमीन खुद भी यदि कुछ प्राप्त करे तो उसमें भी कुछ न कुछ प्रपंच उत्पन्न होगा। वैसे पैतृक में ही ज्यादा उत्पन्न होगा। केस मुकदमा, न्यायालय का चक्कर काटना, ये सब चीजें इसको अपने जीवन में उठानी पड़ेंगी। तो ये सब तो कुंडली देख करके सब क्लियर हो रहा है। अब इधर ग्रह स्पष्ट में देख लीजिए, दशा देख लीजिए। ग्रह स्पष्ट तो हमने देख लिया, दशा में क्या चल रहा है? गुरु की महादशा चल रही है, और अभी अंतरदशा गुरु की निकल गई। गुरु में शनि की अंतरदशा ये भी निकल गई। गुरु में बुध की अंतरदशा चल रही है, गुरु में बुध की अंतरदशा चल रही है, और बुध बैठा है 12वें भाव में, स्वगृही हो गया है, लेकिन संधि में है, और साथ में तृतीयेश भी है। बुध के समय उम्र कितनी हो रही है इनकी? इनका 2001 में जन्म है, 1 में जन्म है, तो बुध में काम होने की उम्मीद बहुत कम है। उम्र अधिक होने से बुध में काम होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर केतु को देखिए, यहाँ पर केतु है धनु राशि में, इसमें केतु है, गुरु की महादशा में केतु है। लोग हैं तो समसप्तक, और इधर कर्क में है, और इधर बृहस्पति धनु में है। केतु के ऊपर और किसी का कुछ मामले पीछे मंगल है। मुझे थोड़ा मैं भी चिंतन किया, बात बनना मुश्किल है, बताइए। हाँ जी, जब ना गुरु के अंदर शनि की दशा आई थी, उसमें अच्छा जॉब इत्यादि मिला था। तो हमारे जो इतने दिनों में हमने कुंडली के बारे में जानना सीखा, उसमें मतलब फलित राजेंद्र में लिखा है कि शुभ ग्रह की दशा में शनि पाप ग्रह की दशा आई, तो जातक के पूर्वार्ध में उत्तम फल प्राप्त किया, लेकिन जैसे ही उत्तरार्ध आया उसके बाद में वो निष्फल कुफल मिलने लग गया।
और जहाँ तक कि कुंडली में केतु 6वें भाव में है, तो जहाँ तक दुख उठाएगा, द्रव्य की हानि इत्यादि होगी अंतर्दशों में, तो आगे आने वाले केतु की दशा भी, केतु में सब चीजें होंगी। लेकिन कुछ ये आजीविका के दृष्टिकोण से थोड़ा बहुत कुछ कर सकता है, नौकरी के दृष्टिकोण से, क्योंकि नौकरी का विचार छठे घर से भी करते हैं। और धनु राशि में केतु का फल अच्छा है, मिथुन राशि में राहु का फल अच्छा है ना। और गुरु से ये समसप्तक होगा, 1 2 3 4 5 6 7 समसप्तक होगा। मंगल पीछे बैठा ही है, इसका मंगल दशमेश है, वो इससे पीछे बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ चीजें इससे हो सकती हैं केतु के समय, काम को लेकर, कहीं नौकरी को लेकर के। संतोषजनक नहीं होगा पर कुछ ना कुछ जरूर होगा। बुध में कोई उम्मीद नहीं है, बुध में तो दुर्घटना इत्यादि से बचे वही पहले प्रयास करें, क्योंकि संधि वाला ग्रह दुर्घटना देता है, कुछ चर्म रोग वगैरह भी दे सकता है। ठीक है, और कुछ जी। और यहाँ महादशेश से है ना, जो शनि शुक्र कुछ केतु जो है वो अच्छा फल नहीं देते। हाँ ठीक है, महादशा से अगर अच्छे भाव में नहीं होगा तो अच्छा फल नहीं देगा। यहाँ पर लग्न कुंडली में देख लीजिए, महादशा यहाँ पर है ना, इससे ये सब 12वें भाव में हो गए। सूर्य जो है वो दूसरे भाव में चला गया, मंगल चंद्रमा कुछ थोड़ा बहुत ठीक करेगा। इस प्रकार से है, जो अशुभ भाव में होंगे अच्छा फल नहीं देंगे। दूसरा, इस व्यक्ति को मतलब व्यापार करना चाहिए अथवा किसी के नीचे नौकरी? हाँ, किसी के नीचे नौकरी करनी चाहिए कि व्यापार करना चाहिए, इस तरह का प्रश्न बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो व्यापार करने के लिए बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है, चंद्रमा का अच्छा होना बहुत जरूरी है, सूर्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है। सूर्य है संधि में, सूर्य अच्छा होगा तो आप कस्टमर से ठीक डील कर पाएंगे। चंद्रमा अच्छा होगा तो आप ठीक प्रकार से भंडारण कर पाएंगे, चीजों को ठीक प्रकार से निकाल पाएंगे। नहीं तो चीजों को मार्केट से लाएंगे वो आपके पास ही रखा रहेगा, जाएगा ही नहीं। चंद्रमा हो गया चलित। बुध का अच्छा होना चाहिए, बुध हो गया संधि में। और तो इन तीनों का तो खैर अच्छा होना बहुत आवश्यक है ना, उसके बाद जाकर के बात बनती है। तो व्यापार जैसा तो कोई मामला इसमें दिख नहीं रहा है। लग्नेश चंद्रमा जो है वो भी चलित है ही, चंद्रमा भी चलित है, लग्नेश भी चलित है, सूर्य संधि में चला गया, बुध संधि में चला गया, ये सब चीजें समस्या जो है उत्पन्न करती है। तो ले दे करके यही कहेंगे कि भाई आप नौकरी करो, वही आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि मंगल स्वगृही है, वो अंदर अंदर कुछ कुछ उसको कहेगा, नहीं करेंगे किसी के अंडर में, ऐसे वैसे ख्याल आएंगे, पराक्रम एकता जागे। बाकी सपोर्ट करें तब तो, केवल चिल्लाने से क्या होता है। व्यक्ति बीमार पड़ा हो है ना, और बस चिड़चिड़ा गया हो, बीमार पड़ करके परेशान होकर के खूब चिल्लाए, हल्ला करे, तो सारे हाथ पर काम ही नहीं कर रहा है, उसके हल्ला करने से क्या होगा। देखते हैं ना समाज में इस प्रकार की चीजें होती हैं। कुछ चीजें अनुकूल नहीं होती हैं तो बीमार व्यक्ति क्या करता है, इरिटेट हो जाता है, चिल्लाने लगता है। उसके अंदर का पराक्रम जाग रहा है पर कुछ कर नहीं पाता है, उसका हाथ पर काम नहीं कर रहा है, तो कैसे कुछ करेगा। तो बाकी सारे ग्रह कोई कुछ करने नहीं देंगे, मंगल अंदर अंदर से केवल उफान मारता रहेगा। तो उसी प्रकार की चीजें होंगी, व्यक्ति इरिटेट होगा, कभी बोलेगा इधर नहीं करूंगा, ये कर लूंगा, वैसा करूंगा, बड़े बड़ी योजनाएं बनाएगा, सब फेल होंगे, क्योंकि बाकी किसी ग्रह का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और मंगल का त्रिकोण भाव में स्वगृही होना अपने आप में कुछ अच्छी चीजें भी हैं। चलो ठीक है, कुछ न कुछ करेगा। और वैसे भी कर्क लग्न है, कर्क लग्न में मंगल विशेष राजयोग माने विशेष योग कारक होता है। मंगल की जब दशा अंतर्दशा आ जाएगी, नवांश भी एक बार देख लेना चाहिए, है ना। मकर अपने उच्च में ही है, ठीक। ओवर कॉन्फिडेंस से यदि व्यक्ति बचा रहे तो जरूर मंगल इसको बहुत कुछ देगा। मंगल से बस एक ही खतरा है कि ओवर कॉन्फिडेंस में व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, बस इतना ही, और उसे ज्यादा खतरा नहीं है। तो मंगल पर यदि नियंत्रण हो जाए, मंगल ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि चंद्रमा का सपोर्ट नहीं है ना, सूर्य का सपोर्ट नहीं है। सूर्य चंद्रमा अच्छे होते हैं तो मंगल ज्यादा उपद्रव नहीं मचा पाता है। वो आता भी है तो व्यक्ति कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि चंद्रमा मजबूत है, सूर्य मजबूत है। ये दोनों ही कमजोर बैठे हैं, इसलिए बोल रहा हूं कि मंगल ओवर कॉन्फिडेंस में ला करके नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छे ग्रह भी ऐसा कर देते हैं। मंगल जब आएगा तब अच्छे जीवन में घटनाएं घटी हैं, आगे भी घटेंगे। और मंगल से संबंधित उपाय वगैरह जो भी बताएंगे तो हम लोग मंगल से संबंधित बताएंगे। अभी उपाय शुरू करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, यहीं से शुरू करना पड़ेगा, अष्टमी तिथि से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। नवरात्र में अष्टमी का व्रत करिए, प्रतिदिन भी आप मैंने हर महीने भी आप अष्टमी का व्रत कर सकते हैं। अष्टमी के स्वामी उनको शिव जी को बताया गया है ना, तिथिसा वहनी को गौरी गणेश ओहि गुहो रवि शिवो, शिव जी को बताया गया है। तो अष्टमी तिथि को रुद्राभिषेक कर सकते हैं। कौन सा है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी है तो हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रुद्राभिषेक कर सकते हैं या करा सकते हैं। तो अष्टमी तिथि का उपाय हो गया। श्रावण महीने में जन्म है, श्रावण महीना भी शिव जी के पूजन पाठ के लिए प्रसिद्ध होता है ना। इस प्रकार से भी
देखा जाए तो इन सब के उपाय शिव जी के पूजन से हो जाएंगे। भद्रा भद्रा वर्षा ऋतु सब चित्रा वित्रा जो भी हैं वो सब शिव उपासना से ठीक हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद इधर देखिए तो त्रिकोण भाव में, उपासना के भाव में ही मंगल बैठा है, अंगारक मंगल। तो मंगल के लिए भी शिव जी की उपासना बताई जाती है। इस प्रकार से इधर भी शिव जी की उपासना सिद्ध हो रही है। उसके बाद अब देखिए दशा चल रही है बृहस्पति की, और बृहस्पति बुध की राशि में अपने नवांश में है। ठीक है। बृहस्पति का कुछ उपाय बता सकते हैं। दैनिक पाठ में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, एकादशी का व्रत करिए और अष्टमी तिथि को शिव जी का रुद्राभिषेक कराइए, ऐसा बोल सकते हैं। रत्न पहनना हो तो पहनना चाहिए मूंगा, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए मोती पहले पहनिए बड़े आकार में। बड़े आकार में मोती पहनाएंगे और छोटे आकार में मूंगा पहनाएंगे। मतलब 8-10 रत्ती का, कम से कम 8 रत्ती का तो हो ही मोती, और उसे 3-4 रत्ती छोटा। मतलब 8 रत्ती का मोती है तो 5 रत्ती के आसपास का मूंगा, इस प्रकार से, ताकि मंगल को जो बल मिलना है सो मिलता भी रहे, है ना। और उसके साथ साथ में ओवर कॉन्फिडेंस वाला जो चक्कर है उसके लिए चंद्रमा को भी बल देने की आवश्यकता है जी। तो इस प्रकार से चंद्रमा का भी दे देंगे और मंगल का भी देंगे। मूंगा और मोती दोनों पहनने के लिए बोल सकते हैं, और वहां पर शर्त यही होगी कि मूंगा हमको छोटे आकार में देना होगा और मोती बड़े आकार में देना पड़ेगा। इस प्रकार कई सारे बातों का चिंतन करके, ऊहापोह पूर्वक विचार करके ही किसी निष्कर्ष में पहुंचा जाता है। ठीक है। और कुछ प्रश्न है? गुरुजी, मतलब आप जैसे पढ़ा है उस हिसाब से आजीविका का विचार किया, तो आजीविका विचार करते समय इनको जो आजीविका देने वाला ग्रह है वो मंगल ही निकल के आया। हाँ। तो उसके हिसाब से मतलब नौकरी भी करना है तो किस क्षेत्र में जाए, ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है, क्योंकि बहुत क्षेत्र मिले हैं। कपड़ा के लाइन में मिली। इंजीनियरिंग किए हैं, क्या किए हैं जी? अध्ययन पूरा नहीं कर पाए। हाँ। कहाँ तक पढ़ाई हुई? बस डिग्री करके छोड़ दिए थे। बैचलर डिग्री? हाँ, मतलब फाइनल। हाँ। बैचलर डिग्री किए हैं कि इंटर तक किए हैं? फाइनल 3rd ईयर तक। फाइनल 3rd ईयर तक? तो 3rd ईयर तक ही तो होता है बैचलर डिग्री जी। उसके बाद किस विषय से है वो आर्ट्स से है। आर्ट्स से है। और आगे फिर क्या करने का विचार बनता है? वही, मतलब कुछ समझ नहीं पा रहे। शुरू में गाइडेंस करना चाहिए, मंगल को लेकर के चलना चाहिए था। मंगल शनि दोनों देख रहे हैं। ये व्यक्ति हार्डवेयर से संबंधित कुछ पढ़ाई करता ना तो ज्यादा सफल या ज्यादा सक्सेसफुल होता। अभी भी कुछ करना है तो हार्डवेयर से संबंधित काम करने के लिए बोल दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। हार्डवेयर से संबंधित जो काम होते हैं वो सब करें। बड़े रूप में कर सकते हैं तो बड़े रूप में करें, छोटे रूप में करना है तो मोबाइल वगैरह बनाना सीख जाए, उसके माध्यम से करें। पढ़ाई वढ़ाई तो जो है सो है। आजीविका का जो भी साधन बनेगा वो मंगल शनि से संबंधित बनेगा जी। उसी पर काम करना ज्यादा ठीक है। ऐसा कुछ काम करें तो ठीक है, वैसा ही कुछ बोलिए। और इनके जातक में मतलब मैंने भी कई योग देखे, शुभ योग, अशुभ योग। जैसे आपने बता ही दिया कि एक पाश योग बना, इसके अलावा ये शेष नाग काल सर्प योग बन रहा है क्या? जैसे राहु सूर्य बाहर निकल गया है। बुध और गुरु को देखिए, राहु है 12 डिग्री में मिथुन राशि में, 12 डिग्री में मिथुन राशि में, और गुरु है 9 डिग्री में। गुरु भंग कर रहा है ना काल सर्प योग। कहाँ बना काल सर्प? बृहस्पति ने भंग कर दिया उसको, बृहस्पति बाहर निकल गया उसके क्लच से। हाँ, 9 डिग्री पर है जी। काल सर्प नहीं बन रहा है, कोई सा भी नहीं बन रहा है। पहले बने तब उसका नाम लिखें। हाँ। दूसरा शुभ योगों में विमल योग बन रहा है, जैसे हर्ष, सरल और विमल। विमल नाम का राजयोग तो विपरीत राजयोग, अच्छा ही है वो। हाँ, अच्छा ही है, पर उसका फल अभी नहीं मिलेगा। उसको मैं देखा, बुध के समय बोला ना, इसीलिए उम्र पूछा था। विपरीत राजयोगों का फल अधिक उम्र में मिलता है, छोटी उम्र में नहीं मिलता है। वो विमल नाम का राजयोग बन रहा है, बन तो रहा है, पर अभी फल नहीं मिलेगा उसका। जीवन के उत्तरार्ध। हाँ, उत्तरार्ध में मिलेगा। अभी तो बहुत छोटी उम्र है, 25 के आसपास हो रहा है। बहुत बहुत मामूली फल मिलेगा। और चंद्र का दिग्बल है ही, चंद्रमा का दिग्बल नहीं है। और पारिजात योग बन रहा है गुरु जी। हाँ, पारिजात योग कैसे बनता है? लग्नेश तुला राशि में है। लग्नेश जो है वो चंद्रमा है तुला राशि में, ठीक है जी। इसका स्वामी शुक्र है। हाँ, शुक्र जो वृष राशि में, वृष राशि में है। नवांश कुंडली में देखना है ना। हाँ, उसके स्वामी को नवांश कुंडली में देखना था ना। कन्या बुध हुआ स्वामी। नवांश में नहीं गुरु जी, उसमें अथवा दिया हुआ है। अच्छा, हाँ। अभी निकालता हूँ आपके सामने जी जी। शुभ योग वाला ये हमारे पास शुभ योग आ गए। इधर पारिजात योग है जी।
लग्नेश जिस राशि में हो उसका स्वामी जिस राशि में हो, लग्नेश जो है इसमें तुला राशि में है, उसका स्वामी शुक्र वो वृष राशि में है, ठीक है, उसका स्वामी या उसके नवांश का स्वामी, अच्छा उसका स्वामी यदि केंद्र में हो, ठीक है, ये विकल्प में दिया है, ठीक बोल रहे हैं जी। केंद्र त्रिकोण या लाभ स्थान में हो, तो शुक्र जो है अपनी ही राशि में है, तो क्या देखना है उसको, केंद्र त्रिकोण या लाभ स्थान में बैठा ही है तो बन रहा है पारिजात योग। हाँ। यहाँ से देखें तो बुध केंद्र त्रिकोण या लाभ स्थान में तो नहीं, तो ठीक है पारिजात योग बन रहा है। इसका भी मतलब फल इत्यादि, हाँ निश्चित रूप से फल मिलेगा। इसका फल क्या बताया है, बहुत अच्छा मध्य और अंतिम अवस्था में सुखी होता है। अभी तो प्रारंभ की अवस्था चल रही है, प्रारंभ अवस्था में संघर्ष करना पड़ेगा जी। आगे चीजें खुलेंगी और बड़े लोगों से संपर्क बनेगा, कुछ गाड़ी वाड़ी भी अपने पैसे से खरीदेगा जी। बिल्कुल। अभी तो उसकी चीजें ठीक होनी शुरू होंगी, केतु के समय से आप देखिएगा, केतु को आने दीजिए, केतु के समय से देखिएगा कि उसके अच्छे फल मिलेंगे। और शुक्र भी पारिजात योग बना रहा है ना, उसका फल भी शुक्र, जब केतु के बाद शुक्र आएगा तो और भी उसके फल देखने को मिलेंगे पारिजात योग। पारिजात योग बनाने वाला ग्रह शुक्र ही है जी, वही बना रहा है, तो शुक्र की जब अंतर्दशा आएगी तो अच्छा फल देगा बहुत सारा। बुरे फल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, गुरु से 12वें है शुक्र, तो बुरे फल भी मिलेंगे, लेकिन पारिजात योग का भी फल उसी दौरान मिलेगा। और कुछ? हाँ, इसी प्रकार यहाँ पे वासी योग बन रहा है। हाँ वाशी योग बन रहा है, सुनफा योग बन रहा है, सुनफा योग बन रहा है मंगल से, वाशी योग बन रहा है इन 3 ग्रहों से, बुध गुरु और राहु, बुध और गुरु से, है ना। हाँ सुनफा योग बन रहा है मंगल से, ठीक है जी। दूसरा राजयोग भी है एक, चतुर्थेश और नवमेश एक दूसरे से केंद्र स्थान में है। चतुर्थेश शुक्र है, नवमेश गुरु है, एक दूसरे से केंद्र में है। हाँ गुरु जी, यहाँ पे मेरा प्रश्न था कि इसको लग्न कुंडली से देखें या भावचलित कुंडली से देखें, ऐसा। भावचलित कुंडली में बन रहा है क्या? एक तो गुरु किधर है? गुरु भावचलित में आपने लिखा नहीं, गुरु तो पिछले भाव में आ गया। हाँ एकादश भाव में वही है गुरु जी, शनि गुरु शुक्र, हाँ एक ही जगह पर हो रहे हैं। वैसे केंद्र में परस्पर कहते हैं तो उसमें 4, 7, 10 होना ज्यादा ठीक है, और फिर भी ठीक है, मान सकते हैं। और जी इतना ही मतलब। हाँ तो इस प्रकार से इस जातक पर भी आज एक और व्यवहारिक कुंडली हम लोगों ने ली है। प्रत्यक्ष इस व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूँ, इस व्यक्ति को यह छात्र ही जानता है जो कुंडली लेकर के आया है, और इसके बारे में जो भी मुझे बताना था वो हम लोगों ने बता ही दिया है ना। आपके चिंता अनुसार कुछ और भी कुछ? हाँ आपके चिंतन के अनुसार मतलब कुछ सामान्य? हाँ बता ही दिया, पंचांग से लेकर सारी चर्चा हो ही गई है, है ना जी, सब कुछ विशेष रूप से। और व्यक्ति प्रबुद्ध होगा, बुध गुरु का योग कुछ ना कुछ कमाल दिखाएगा जो भी दिखाना है। हाँ। शुक्र शनि का योग संघर्ष कराएगा अपनी दशा अंतर्दशा में। मंगल विशेष फलदायी है, जो भी करना है मंगल के लिए करिए, शिव जैसे संबंधित उपाय करिए, वो सब बात जो आवश्यक बताना था उसको बता ही दिया है। हाँ। तो इस प्रकार से आज हमने एक और व्यावहारिक उदाहरण कुंडली लेकर के इसका अध्ययन किया। मुझे आशा है कि इस वीडियो से और इस उदाहरण कुंडली से आप लोगों को अवश्य ही लाभ हुआ होगा। तो अगली कक्षा किस विषय पर रखी जाए, इस पर आप लोगों का चिंतन अभी तक नहीं आया है। जरूर आप लोग अपने विचार हमारे साथ साझा करें, कमेंट बॉक्स में आप चर्चा कर सकते हैं, और इसके बाद मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में फिर से। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री नारायण। श्रीमते रामचंद्राय नमः।